आज हम एक ऐसे साहित्यकार से बात करने जा रहे हैं जो पेशे से वैज्ञानिक रहे हैं। रुड़की विश्वविद्यालय से इन्होंने एमएससी किया, पीएचडी किया रसायन शास्त्र में। उसके बाद विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर में अहमदाबाद में इन्होंने अपनी पूरी सेवाएं दी। 1957 की 5 जुलाई को जन्मे आप हैं ऋषिपाल धीमान। धीमान साहब, आपका स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक वैज्ञानिक जिसने किताब लिखी फन विद केमिस्ट्री, अंग्रेजी में लिखी है, टेस्टिंग फूड फॉर एडल्ट्रेशन, और वहाँ से एकदम साहित्यिक जगत में वो आ गए। और 1996 में आपका पहला गज़ल संग्रह आया, अजनबी एहसास। उसके बाद 2000 में आपका दूसरा, हवा के कांधे पे, और गज़ल संग्रह एक और आया 2012 में, जो छूना चाहूँ तो। और तस्वीर लिख रहा हूँ, ये हिंदी गज़ल संग्रह 2019 में आपका आया है। आपकी इतनी सारी पुस्तकें और संपादित पुस्तकें भी आपकी 2 हैं। पुरस्कार आपको खूब सारे मिले हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 में मिला है, लखनऊ से आपको साहित्य सद्भावना पुरस्कार मिला है, रतनलाल शर्मा पुरस्कार आपको मिला है। ये सारी जो चीजें हैं, एक वैज्ञानिक साहित्य जगत में कैसे आ गया? देखिए साहब, ये दरअसल क्या है जी, साहित्य और विज्ञान के विषय में ऐसा कहा जाता है कि इनमें 36 का आंकड़ा, जबकि ऐसा है नहीं जी। देखिए, जीवन तो परिपूर्ण है। ये तो हमने अपने सुविधा के हिसाब से हमने ज्ञान को बांट दिया, या कि ये साहित्य है, ये विज्ञान है, ये इकोनॉमिक्स है, ये कुछ और है। लेकिन वास्तव में तो जीवन तो ऐसा नहीं बटा हुआ है। जीवन में सब कुछ है। और मेरी ये स्पष्ट मान्यता है कि एक वैज्ञानिक को एक कवि का हृदय रखना चाहिए और एक कवि को वैज्ञानिक की सोच रखनी चाहिए जी। तो तभी समाज का कल्याण होगा। और देखिए, मुझे तो जैसे कि आपने रसायन शास्त्र जो है, ये मेरा विषय रहा है, मेरा शिक्षा रही है, रसायन शास्त्र में रही है। और लेकिन हिंदी से या साहित्य से लगाव तो बचपन से रहा है। और हिंदी मैंने 12वीं तक पढ़ी भी है, अंग्रेजी पढ़ी है, साहित्य हिंदी नहीं पढ़ी, लेकिन साहित्य से लगाव रहा। तो जैसे केमिस्ट्री को कहते हैं कि रसायन शास्त्र, और कविता है रस, तो मेरा मानना है कि रस दोनों में है। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखें, किसी भी जगह आप हों, तो आपकी जो बात है वो टू द पॉइंट नहीं होगी। कहते हैं, इसको कहते हैं ना, वो सटीक नहीं होगी, तर्क संगत नहीं होगी। और तर्क संगत बात कहने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण जरूरी है, और साथ ही साथ एक संवेदनशील हृदय रखना बहुत आवश्यक है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और कविता तो ऐसी चीज है, साहित्य देखो, जो इसको रचने वाला और जो इसको पढ़ने और समझने वाला, वो दोनों ही सहृदय या संवेदनशील व्यक्ति होते हैं। और वैज्ञानिक को भी संवेदनशील होना पड़ेगा। और दूसरी जो एक चीज है जो एक साहित्य और विज्ञान को जोड़ती है, या समझो कविता और विज्ञान को एक चीज और है जी, जिसका उल्लेख करना चाहूंगा, वो है कल्पनाशीलता का तत्व। देखिए, अगर क्योंकि केवल यथार्थ ही जीवन नहीं है। अगर आप कुछ सोचेंगे नहीं, कल्पना नहीं करेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और तथ्यों को केवल ऐसे निरूपित कर देना, वो तो अखबार की खबर हो जाती है। बिल्कुल। साहित्यकार या कवि जो है, अपनी कल्पनाशीलता भी इसके अंदर लगाता है। और जो कल्पना नहीं कर सकता, वो अच्छा कवि भी नहीं हो सकता, ना अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हवाई जहाज से तो सैकड़ों साल पहले जूल्स वर्ने और ये एच.जी. वेल्स वगैरह ने हवाई जहाज की कल्पना कर ली थी उन्होंने। वो तो बाद में साकार हुई। तो मैं समझता हूँ कल्पनाशीलता भी एक ऐसा तत्व है जो दोनों में सामान्य है। एक कविता में, साहित्य में भी है, और विज्ञान में भी है। रिसर्च वर्क जी रिसर्च वर्क करने के लिए हाइपोथेसिस या अवधारणा एक लेके चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परिकल्पना अपन लेके चलेंगे तब जाके आगे बढ़ता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये कह रहे हैं कि कविता या कहानी के लिए भी एक परिकल्पना लेके आगे चलना पड़ता है, तभी वो अपने मुकाम तक पहुंच पाती है। क्योंकि जो दिखाई दे रहा है, जो घटित हो रहा है समाज में, वो सबके साथ घटित हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है, आप इस परिवार समाज, वो कुछ चीजें जो सामान्य है सबके साथ। तो लेकिन हर आदमी कवि तो नहीं होता है। आप जो घटना, जो भी हो रही है चीजें, उनके पीछे देख पाए, वो कवि है। जो दिखाई नहीं दे रहा, आम आदमी को जो दिखाई नहीं दे रहा, उसके पीछे क्या है। खाली एक दुर्घटना हो गई, एक व्यक्ति मर गया, उतना ही खबर नहीं है। उसके पीछे उसके परिवार, उसकी सोच, उसकी कहाँ तक भी जा सकता है, वो कवि है। तो उसके दर्द को महसूस कर सके। कल्पना तो जरूरी है, और साथ में संवेदनशील ये होना बहुत आवश्यक है। तब जा करके आप एक
अच्छी रचना दे सकते हैं समाज को। जो पीड़ा को समझ ले वो कवि है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो पीड़ा को जी ले वो कवि है। चलिए हम आपको यादों के गलियारों में लिए चलते हैं। रुड़की में आप पैदा हुए, रुड़की में आपकी पढ़ाई लिखाई हुई और अब अहमदाबाद में आप बसे हुए हैं। बचपन आपका कैसा रहा है? देखिए सब में दरअसल क्या है, रुड़की के पास एक छोटा सा गांव है माधोपुर, मैं वहां का रहने वाला हूँ। और मैं मतलब बचपन से गांव में ही रहा हूँ, ये समझिए जी। प्राइमरी शिक्षा मेरी गांव में ही हुई है और उसके बाद रुड़की शहर में हम आते थे, वहां से मेरे छठी से लेकर के पूरी पीएचडी तक फिर रुड़की में आना जाना रहा मेरा। हालांकि जब पीएचडी करा तब हॉस्टल में रहा था, बाकी गांव से ही मैं आता जाता था, पैदल आते थे, साइकिल से आते थे। तो हमारा एक छोटा सा किसान परिवार था और मैंने खेती मतलब का सारा विकास जो है ना बचपन से पैदा जैसे, तो खेती का गांव का जो समझिए पुरानी जो तकनीक जो आज भूल भी गए वो सब मैंने देखी है और उपयोग की है। जैसे पहले ये हमारे सामने थ्रेशर आया, थ्रेशर नहीं होता था पहले, खेती वैसे दाएं से बैलों को घुमा के करते, तो हम घुमाते थे बैलों को। और जब फसल कटती थी धान और गेहूं, वो हम बच्चे होते थे, हम अपने पल्ले हमको मिलता था बाद में, सब लास्ट में हम जाके खेतों में जाके दुकान पे लाके तो हम मीठी गोलियां लेके आते थे। तो वो संतरे वाली मीठी गोलियां वो अपने आज भी बचपन में याद आती हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हम उसकी रहता था। तो रेडियो बचपन में पूरे गांव में एक रेडियो हुआ करता था जी। याद है मेरे, ये वो 1965 की लड़ाई हुई तब उनके यहाँ सुनने जाया करते थे, वो खबरें सुनते थे तब। 71 की लड़ाई भी हमने ध्यान रेडियो से, तो रेडियो से बड़ा लगाव रहा है। तो रेडियो हमारे सामने आई और टीवी तो मैं समझता हूँ कि मेरी जब शादी हुई थी मेरी ससुराल से टीवी आया था पहली बार, ब्लैक एंड व्हाइट, और पूरे मोहल्ले वाले उसी टीवी को देखा करते थे गांव से। हाँ, देख के बाद एक चीज और मैं यहाँ पे रेखांकित करना चाहूँ कि मैं जिस गांव में रहा हूँ बचपन जिया है मेरा, उसमें लगभग 80% उसमें मुसलमान उस गांव में रहे हैं। हिंदू के गिने चुने परिवार उसमें जी। लेकिन हमने बचपन में से मतलब कोई विवाद जैसी कोई चीज हमने देखी नहीं। जैसे घर के ऐसे होता था, हम लोग साथ में दिवाली मनाते थे, होली मनाते थे और हम लोग सब ये ईद मनाते थे, तो बहुत स्नेह देखा है। और मैं देख रहा हूँ कि ये अनपढ़ लोगों के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, निरक्षर लोग जो हैं उन लोगों में ये सांप्रदायिक तत्व बिल्कुल नहीं देख रहे हैं आप। जब आप बचपन के गलियारों में आप आज अभी घूम रहे हैं तो आपको ये भी याद आ रहा होगा कि ये जो लिखने का या कविता गजल कहने का या साहित्य का, ये आपको कब शौक लगा? हाँ देखिए सर, क्या होता था कि ये गांव में हमारे यहाँ कुछ कभी कभी कुछ प्रोग्राम हुआ करते कव्वालियों के, कुछ कव्वाल आते थे और पास हमारे पिरान कल्लीरे वहां हम सुनने जाया करते थे, हबीब पेंटर वगैरह कव्वालों को सुनने जाया करते थे। और कव्वाल तो जाकर गजलें गाते हैं, है ना, तो वो सुनते थे। फिर क्या था, जैसे रुड़की में एक अखिल भारतीय स्तर का मुशायरा, अखिल भारतीय स्तर कवि सम्मेलन हर साल होता था, अब भी होता होगा शायद। तो नीरज जी को खूब सुना है, संतोष आनंद जी को खूब सुना हम लोगों ने, और अपने जो है अच्छे अच्छे बशीर बद्र साहब, सभी शायरों को हम सुनते थे। और एक मन में इच्छा हुआ करती हम भी कुछ लिखें। अच्छा, रेडियो पे भी मुशायरे उस कवि सम्मेलन आया करते थे। रेडियो मेरे बचपन का साथी आज तक भी है, रेडियो से मेरा बहुत लगाव है। अभी भी आप सुनते हैं? मैं अभी भी बिल्कुल, तो उससे लगाव होता था कि लिखें। जब मैं समझो कि 12वीं क्लास में था तब मैंने समझो कविता लिखनी शुरू की थी। लिखता पता नहीं, लेकिन गजल से लगाव रहता था, कविता में खासतौर पर गजल से मुझे बहुत लगाव था। और गजल क्या है ये पता नहीं था, लेकिन लिखता था और अपने कुछ दोस्तों को सुनाया करता था, सबको पसंद भी आती थी, है ना। एक हमारे यहाँ थे दुकानदार थे, लेकिन वो उनको शायरी का बड़ा ज्ञान था। अच्छा, तो उनके साथ चर्चा होती थी कभी कभी, तो कहते थे भाई तुम पढ़ो, तो मैंने फिर उर्दू भी पढ़ ली, गजल का थोड़ा सा उर्दू सीखी थोड़ा अपने से ही। तो 96 में फिर मैं पहली किताब मेरी छपी, सपने में एहसास। अच्छा, फिर सन 85 में रुड़की से पीएचडी करने के बाद अहमदाबाद में विक्रम साराभाई कमजोरी साइंस सेंटर में साइंटिस्ट के पोस्ट में आया था, यहाँ 3.5-4 साल रहा हूँ। उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन ओएनजीसी में हो गया जी। और ये तो इसमें फिर हमको आसाम जाना पड़ा, 2-3 बार आसाम गया हूँ, फिर पूरे देश का भ्रमण रहा, कभी आसाम कभी गुजरात, लेकिन अधिकतर समय अहमदाबाद में कटा है। ये एक बार फिर लौटते हैं आपकी गजल संग्रह शबनमी एहसास, ये कौन सा एहसास था? देखिए एहसास तो क्या है। अच्छा, मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि भाई गजल या कविता की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है, ये अक्सर सवाल आता है। देखिए, अगर आप संवेदनशील हैं तो आपको हर चीज प्रेरित कर सकती है आपको,
देखिए मैं आपको बड़ी उससे बताऊं, आपको अच्छी चीजें प्रेरित कर सकते हैं, बुरी चीजें प्रेरित कर सकते हैं आपको। तो घटनाएं प्रेरित करते हैं, व्यक्ति भी प्रेरित कर सकते हैं आपको, लेकिन आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। एक देखिए मैं एक बताऊं आपको, ये शबनम एहसास में मेरी गजल है। ये क्या हुआ था, मैं उस समय ट्रेनिंग में मेहसाना में था और वहां धूल वगैरह बहुत थी। तो आपको हर चीज प्रेरित कर सकती है आपको, लेकिन आपको एक खुला दिमाग रखना पड़ेगा, अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, जहन आपका अपना खुला रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे वेदों में भी कहा गया कि आपको जहन की खिड़कियां खोल के रखनी पड़ेगी, न जाने कहां से ज्ञान की हवा आ जाए। मैं अपने से कुछ चैलेंज देता रहता था, तो मैं फूलों के ऊपर बहुत लिखा गया है, कलियों के ऊपर बहुत लिखा गया है, लेकिन किसी ने धूल के ऊपर नहीं लिखा होगा शायद। तो मैंने धूल के ऊपर कुछ एक शेर कहे थे, तो अगर आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ स्वागत आपका। देखिए मैं वो जी देखिए, तो मैंने धूल को एक बना करके गजल कही थी। देखिए आप लोग, हालांकि बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 1988 में लिखी थी गजल ये, और आज तक भी लोग सुनते हैं इसको। चलिए आप ताजा कर लीजिए याद को, इरशाद जी। ठीक कि जीवन में गति लाती है यह सड़कों की धूल, जीवन में गति लाती है यह सड़कों की धूल, मुझको बेहद भाती है यह सड़कों की धूल। क्या बात है, क्या बात है। और फिर देखिए कि इससे बढ़कर हमराही यारों अपना कौन, इससे बढ़कर हमराही यारों कौन, यारों अपना कौन, साथ हमेशा जाती है यह सड़कों की धूल। वाह वाह वाह, क्या बात है। साथ हमेशा जाती है यह सड़कों की धूल, और इस जीवन का दर्द वही बस जान सके हैं, इस जीवन का दर्द वही बस जान सके हैं, जिनको रोज छकाती है यह सड़कों की धूल। वाह क्या बात है। जिनको रोज छकाती है यह सड़कों की धूल, और आए कमाई मेहनत की घर में जब जब भी, आए कमाई मेहनत की घर में जब जब भी, जब जब भी जूतों के संग आती है यह सड़कों की धूल। सड़कों की धूल, वाह बहुत खूब बहुत खूब, शुक्रिया। जूतों के संग आती है यह सड़कों की धूल, और इसकी फितरत है कुछ कुछ तेरे मेरे सी। क्या बात है। इसकी फितरत है कुछ कुछ तेरे मेरे सी, रात हुई सो जाती है यह सड़कों की धूल। वाह वाह, बहुत रात हुई सो जाती है यह सड़कों की धूल। और देखिए ये धूल से दूसरों के दुख में दुखी होने की प्रेरणा कैसे मिलती है। देखिए जी, जब बादल बारिश रूपी अश्क बहाता है, जब बादल बारिश रूपी अश्क बहाता है, गम से नहीं उठ पाती है यह सड़कों की धूल। क्या बात है, बहुत 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 खूब, बहुत खूब, धन्यवाद। गम से नहीं उठ पाती है ये सड़कों की धूल। और देखिए स्वागत में नेता के जो आवाज गरीबों की, जब कोई बड़ा आदमी आता है तो कैसे पानी वानी छाटा जाता है। स्वागत में नेता के जो आवाज गरीबों की, पानी से दबा दी जाती है यह सड़कों की धूल। वाह, पानी से दबा दी जाती है यह सड़कों की धूल, और होता है अफसोस बहुत ऋषि जब जिस तिसकी, होता है अफसोस बहुत ऋषि जब जिस तिसकी, आंख में झोंकी जाती है यह सड़कों की धूल। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। आंख में झोंकी जाती है ये सड़कों की धूल। और यकीनन ये बेहतरीन गजल है, क्योंकि गजल के लिए कहा जाता है कि नर्मो नाजुक जिसका बदन है और हुस्न इश्क के इर्द गिर्द घूमने वाली गजलें। और आपने उस जो मखमली कालीन पर जो चलने वाली गजल थी उसको एकदम चिलचिलाती धूप में आप उस गजल को ले आए हैं। यकीनन काबिले तारीफ है आपकी ये बात। धीमान साहब, ये गजल की बात है और आप गजल की जो बारीकियों की आप जिक्र कर रहे थे, वाकई गजल की बारीकियां जब हम देखते हैं तो चाहे वो छोटे बहर की गजल हो, चाहे बड़े बहर की गजल हो, या फिर अभी जो आधुनिक गजलें जो हैं वो हुस्न इश्क से निकल करके बाहर अलग अलग मिजाज और अलग अलग रंग की गजलें कही जा रही हैं, आप क्या देख रहे हैं? देखिए साहब, ऐसा है, गजल की शुरुआत तो क्या होती है, ये जैसा आपने कहा कि वो इसका गजल का जो शाब्दिक अर्थ है वो पारंपरिक, कि भाई ये महबूब से गुफ्तगू का नाम गजल है, ऐसे कहा जाता है। मतलब श्रृंगार की बात है, हुस्न की बात है, और इसमें पाबंदी थी पहले, जब ये अरबी से फारसी में आई तब इसमें पाबंदी थी कि भाई इसमें आप श्रृंगार की बातें ही करेंगे, शराब जाम की हुस्न की बातें करेंगे, ऐसा इसमें था। तो लेकिन आदमी तो सब कुछ, जीवन में सब कुछ है इसमें, तो पूरा समाज कैसे आएगा? तो धीरे धीरे आया, जैसे गालिब ने भी आकर उन्होंने ऐसा नहीं खाली श्रृंगार की बातें की, धीरे धीरे समाज आया। तो लेकिन अब वो परिभाषा जाती रही कि हुस्न उसकी बातें करना। अभी गजल पूरे समाज की बातें करते, पूरे कायनात की बात करती है गजल इस समय। गजल का परिष्कार हो गया है,
परिष्कार, नहीं इसका विस्तार हो गया है। परिष्कार तो नहीं, परिष्कार तो पहले भी थी, इसका विस्तार हो गया है। अभी क्या होता है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि श्रृंगार खत्म हो गया, वो तो रहेगा अपनी जगह, लेकिन अब विषय इसके विस्तृत हो गए हैं, इसका जो दायरा है वो बढ़ गया है। अभी इसमें आप समाज की बात भी करते हैं, देश की बात भी करते हैं, और समकालीन युग बहुत तो है इसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग बात है, क्योंकि ये हिंदी में जो गजल आई है, खासतौर से ये नई कविता के बाद आई है। जो प्रगतिवाद जो चल रहा था उस समय कि भाई नवगीत और नव प्रयोग, उसके बाद आया है, तो उसका रंग इसमें है समाज का। लेकिन गजल का जो एक कहना चाहिए इसकी नफासत, मतलब गजल में आपको सलीके से बात कहनी है। नई कविता में क्या कर दिया, तो लोगों ने फोड़पन से उतर आए थे। वो इसमें भाषा की गरिमा रखनी होती है गजल में, और इसमें क्या गजल में भाव के जितना जोर दिया जाता है उतना ही जोर शिल्प पे दिया जाता है। आपको छंद का या बहुत सारी बातें हैं बहर का या बहुत सारी, उनका अनुशासन पूरा पालन करना पड़ेगा। उसके अनुशासित रहते हुए आपको अच्छी बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं संक्षेप में कि सलीके से अपने दिल की बात कहने का नाम है गजल, और ये सलीके से अपनी जब बात कह जाते हैं तो यकीनन वो धूल की बात भी जो है, सड़कों की धूल भी एक बेहतरीन गजल बन के आती है। बिल्कुल संक्षेप में कहें कि अभी जो आप क्या देख रहे हैं और गजल का भविष्य क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं तो इस समय बहुत आश्वस्त हूँ, और दुष्यंत के बाद जो हिंदी में गजल का जो रुझान आया है, एक तरह से गजलों की बाढ़ जैसी आ गई हिंदी में। हालांकि पहले इसमें अधिकांश लोग कुछ इसको हल्के भी ले रहे हैं, गजल के नाम पे कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अच्छी गजलें बहुत आ रही हैं, और इसमें जो समाज की बातें हो रही हैं, और जो इस समय का जो है युग बहुत बड़ी बढ़िया तरीके से आ रहा है। और हिंदी में मैं समझता हूँ बहुत अच्छा भविष्य है इसका। हालांकि हिंदी में तो कभी 50-60 साल ही हुए हैं गजल को आए हुए, उर्दू में तो 400 साल से है, वहां तो परिपक्व है, वहां भी परिवर्तन आया है। वहां भी ऐसा नहीं कि उसमें इसकी बात चल रही, उर्दू में परिवर्तन आया है। और हिंदी में गजल, क्योंकि नई कविता के बाद जो अंदर पाठकों श्रोताओं के अंदर जो ऊब आ गई थी ना, कविता को देख के वो भाग जाते थे छंदहीन कविता को देख के, वो अब वापस आए हैं, लोगों के अंदर आनंद आया। गीत की जैसी गजल है, मतलब जैसे हिंदी का जो छंद है ना, दोहा और विधा जो है, दोहा से मिलता जुलता है गजल का स्वरूप। ये मान लीजिए 2 पंक्तियों में पूरी बात कहनी होती है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, गीत के जैसी गजल और मेरी सखी सहेली तू गजल है, तो ये बिल्कुल आप ऐसा कह रहे हैं। और ऋषिपाल धीमान साहब, आपसे बात हम फिर कभी और मौके पे करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अवसर दिया।